So Assalamualaikum guys, welcome to खड़ाक जड़ता रिएक्शंस। सो गाइस, आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक बड़ी ही भरपूर किस्म की वीडियो जिसका टाइटल है ट्रम्प इज बैक, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ फॉर इंडिया। क्योंकि इस वीडियो के लिहाज से इंडियन इमिग्रेंट्स को बहुत मुश्किल होगी इन द यूएस में भी। लाखों की तादाद में इंडियंस को यूएस से बाहर निकाल दिया जाए, या हो सकता है उनके वीज़ाज जो वो अप्लाई कर रहे हैं वो कैंसिल कर दिया जाए, या जो इमिग्रेशन में उन्होंने पेपर्स फाइल किए हुए हैं ग्रीन पेपर ही कह लें आप, वो कैंसिल कर दिए जाए, ऐसा कहना है दारू राठी का। तो आए आज हम देखते हैं दारू राठी के इस वीडियो को। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्हें किसी क्राइम के लिए कॉन्विक्ट किया गया हो। 26 नवंबर को इन्हें इनके गुनाहों की सजा सुनाई जानी है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन जीतने के बाद किसी प्रेसिडेंट को जेल जाना पड़े? ट्रंप का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इलीगल इमिग्रेशन, लेकिन इनके प्रेसिडेंट बनने से इलीगल ही नहीं बल्कि लीगल इमिग्रेशन पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लाखों इंडियंस H1B वीजा पर अमेरिका में रहते हैं, लेकिन ट्रंप की राय में ये H1B वीजा बहुत गलत और अनफेयर। ऑलरेडी खबरों में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज 1 मिलियन से ज्यादा इंडियंस को अफेक्ट करेंगी जो ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी ही ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, बल्कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी दोनों अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में मेजॉरिटी जीतती हुई दिख रही है। Breaking news, we are projecting at this hour the 47th president of the United States, Donald Trump, will be elected to return to the White House. इसके अलावा 20 सालों में पहली बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि एक रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट पॉपुलर वोट भी जीत जाएंगे जनता का। पॉपुलर वोट मतलब वोट शेयर में मेजॉरिटी। इस ज्यादा परसेंटेज ऑफ अमेरिकन ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया कमला हैरिस को वोट करने की जगह। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है कि ऐसा कई बार होता है कि मेजॉरिटी वोट शेयर किसी एक कैंडिडेट को मिलता है और प्रेसिडेंट कोई दूसरा कैंडिडेट बन जाता है। 2016 की इलेक्शंस में ऐसा ही कुछ हुआ था, जब हिलेरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से 28 लाख ज्यादा वोट्स मिले थे। वोट शेयर परसेंटेज देखो, हिलेरी क्लिंटन का 48.2% था, डोनाल्ड ट्रंप का 46.1% था, लेकिन फिर भी जीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और वही प्रेसिडेंट बने थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए समझते हैं दोस्तों अमेरिका का ये अजीबोगरीब पॉलिटिकल सिस्टम और जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया पर और बाकी दुनिया पर, आज के इस वीडियो में। इंडिया में दोस्तों हर 5 साल बाद इलेक्शंस होती है, और कौन सी डेट को इलेक्शंस होती है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। लेकिन अमेरिका में ये प्रोसेस हर 4 साल बाद रिपीट होता है और इनकी डेट भी सेट है। हर 4 साल बाद नवंबर महीने के पहले मंगलवार को, फर्स्ट ट्यूसडे को, अमेरिकन जनता अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट करने निकलती है। लेकिन इस दिन ना सिर्फ ये अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे होते हैं, बल्कि अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के लिए भी वोट कर रहे होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका का लोअर हाउस है इंडिया के लोकसभा की तरह, और सेनेट अमेरिका का अपर हाउस है इंडिया के राज्यसभा की तरह। शॉर्ट में इन्हें हाउस और सेनेट करके पुकारा जाता है। अब जहां एक तरफ इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस में तो जनता डायरेक्टली वोट करती है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में दोनों हाउस और सेनेट के मेंबर्स को डायरेक्टली जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इन दोनों के चुनाव हर 2 साल में होते हैं, लेकिन सेनेट के जो मेंबर्स हैं, उन्हें सेनेटर्स कहते हैं, उनका कार्यकाल 6 साल तक चलता है। तो सारे के सारे एक साथ नहीं चुने जाते, तो 1/3 सेनेट की इलेक्शंस होती हैं हर 2 साल में कह लो। जैसे कि इस साल 34 सेनेटर्स को चुना जाना था। तो इलेक्शन के दिन ज्यादातर दुनिया को लगता है कि अमेरिकन लोग सिर्फ अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन असल में वो 3 वोट डालने जा रहे होते हैं। पहला अपना प्रेसिडेंट चुनना, दूसरा अपना हाउस रिप्रेजेंटेटिव चुनना और तीसरा अपना सेनेटर चुनना। इन तीनों का प्रोसेस एक दूसरे से काफी अलग अलग है। पहले इनके हाउस को देखते हैं। इनके हाउस में टोटल 435 सीट्स होती हैं। हर स्टेट को उसकी आबादी के आधार पर अलग अलग सीट्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क जैसी जो स्टेट है उसकी 26 सीटें हैं हाउस में, लेकिन अलास्का और मोंटाना जैसी जो स्टेट्स हैं उनकी 1 और 2 ही सीटें हैं। इवन दो ये स्टेट्स साइज में काफी ज्यादा बड़ी है न्यूयॉर्क स्टेट्स, लेकिन लैंड एरिया को नहीं, पॉपुलेशन को देखा जाता है। मोंटाना में करीब 11 लाख लोग रहते हैं, न्यूयॉर्क में ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों की आबादी है।
हाउस के चुनाव काफी डायरेक्ट होते हैं। हर स्टेट को कई डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया जाता है और हर डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। कैंडिडेट्स लोकल लेवल पर कैंपेन करते हैं और लोकल इश्यूज की बातें करते हैं। आखिर में हर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाले कैंडिडेट की जीत होती है। ये कुछ भी अनयूजुअल चीज नहीं है और इन नतीजों से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इन तीनों अलग अलग इलेक्शंस के लिए अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स के लिए वोट कर सकते हैं। 2024 के चुनाव से पहले रिपब्लिकन्स के पास हाउस में 222 सीट्स थी, डेमोक्रेट्स के पास 230। ऑलरेडी रिपब्लिकन्स के पास मेजॉरिटी थी क्योंकि 2 साल पहले जो इलेक्शंस हुई थी 2022 की इलेक्शंस, उनमें एक्चुअली रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी। इन इलेक्शंस में अब दोबारा रिपब्लिकन पार्टी को मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है। काउंटिंग अभी चल रही है तो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए जा सकते, कई दिन लग जाते हैं काउंटिंग खत्म करने में। दूसरा सेनेट पर आए तो यहाँ टोटल में 100 मेंबर्स होते हैं। अमेरिका की हर स्टेट से 2 सेनेटर्स को चुना जाता है। यहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं देखी जाती। अमेरिका में टोटल में 50 स्टेट्स हैं और 50 टाइम्स 200 मेंबर्स, सिंपल कैलकुलेशन। 2024 के इन चुनाव से पहले डेमोक्रेट्स के पास 51-49 की मेजॉरिटी थी सेनेट में, लेकिन हाल ही में हुए इन 2024 के चुनाव के बाद अब ये मेजॉरिटी पलट गई है और रिपब्लिकन्स के पास यहां भी मेजॉरिटी आ गई है। और ये एक ऐसी मेजॉरिटी है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सेनेट के पास ही दोस्तों पावर है फेडरल जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंट करने की। हालांकि जुडिशरी को सही मायने में इंडिपेंडेंट होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम से, लेकिन पिछले कुछ सालों से अमेरिका में इस बात पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है कि रिपब्लिकन पार्टी ने अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया है और उसकी वजह से ऐसे फैसले पास हो रहे हैं। राइट टू अबॉर्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया था अमेरिका में रहने वाली औरतों को, 2022 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद वो छीन लिया गया औरतों से। इस जजमेंट का मतलब था कि अमेरिका के कई सारे राज्यों में औरतों को अब अबॉर्शन करना अलाउड नहीं था। इसके अलावा दोस्तों सेनेट के पास बिल्स को पास करने की भी पावर होती है। अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है अमेरिका में, वो दोनों हाउस और सेनेट से पास होना चाहिए। सिमिलरली जैसे इंडिया में भी होता है, कोई भी कानून बनता है लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए। अब आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर, जो कि सबसे ज्यादा जानी मानी इलेक्शंस होती है अमेरिका की। अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका में सबसे पावरफुल पोजीशन होती है, जिसे इक्वेट किया जा सकता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से। फर्क बस यहां पर यह है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो लोकसभा चुनावों में जीतने वाली पार्टी बाद में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करती है। यानी टेक्निकली हम लोग पीएम फेस के लिए वोट नहीं करते। फॉर एग्जांपल 2004 में जो इलेक्शंस हुई थी, जिसमें कांग्रेस लेड यूपीए की जीत हुई थी, किसी को नहीं पता था डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से अपने देश में भी स्थिति ऐसी ही बनती जा रही है, जहां पर लोग पार्टी के लीडर या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट का चेहरा देखकर वोट देते हैं। अमेरिका में भी लोग अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का चेहरा देखकर अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। लेकिन यहां भी कहानी में एक ट्विस्ट है। टेक्निकली ये जो वोट है ये डायरेक्ट वोट नहीं है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, बल्कि यहां वोट किया जाता है इलेक्टर्स के जरिए। इलेक्टर्स की एक बॉडी जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, वो इवेंचुअली जाकर प्रेसिडेंट चुनती है। भले ही बैलेट पेपर पर प्रेसिडेंट और उनके वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम दिखता हो। और हाँ, वैसे अमेरिका में आज के दिन भी ज्यादातर स्टेट्स में बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं, लेकिन असल में लोग उन इलेक्टर्स को वोट दे रहे होते हैं जो पार्टी के वफादार होते हैं। टोटल में 538 इलेक्टर्स होते हैं पूरे अमेरिका में, और हर स्टेट के एक डिफाइंड नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं। कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा इलेक्टर्स हैं, कुछ स्टेट्स के पास कम इलेक्टर्स हैं। ये भी उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। एक्चुअली में इलेक्टर्स का नंबर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स का नंबर है प्लस उस स्टेट के जो सेनेटर्स का नंबर है। तो बेसिकली हाउस का नंबर प्लस 2 इलेक्टर्स का नंबर हो गया। उदाहरण के लिए टेक्सास की स्टेट ले लो। टेक्सास के पास 38 हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 2 सेनेटर्स हैं, तो इलेक्टर्स की संख्या यहां हो गई 38 + 2 40। अब क्योंकि टोटल में 538 इलेक्टर्स हैं, तो किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जीतने के लिए यहां पर इसका हाफ वे मार्क क्रॉस करना होता है, जो कि है 270 इलेक्टोरल वोट्स का मार्क। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में सबसे अजीब चीज अब यहाँ पर यह आती है कि एक विनर टेक्स ऑल का सिस्टम है। जिस भी राज्य में, जिस भी स्टेट में, पूरी स्टेट की बात करी जा रही है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उस स्टेट के सारे इलेक्टर्स उसी कैंडिडेट के पास चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर टेक्सास की ही स्टेट ले लो, 40 इलेक्टर्स हैं। मान लो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और कमला हैरिस को यहाँ पर 50.01% वोट मिल जाता है स्टेट में, और डोनाल्ड ट्रंप को 49.99% वोट मिलता है।
बिल्कुल ही कुछ चंद वोटों का फर्क है, लेकिन इस 0.02% की वजह से भी टेक्सास के सारे 40 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस के पास चले जाएंगे। यही कारण है दोस्तों जिसकी वजह से कई बार ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को पूरे देश भर में ज्यादा वोट शेयर मिला है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हार गया क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स दूसरे कैंडिडेट को ज्यादा मिले। अब इस पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा नुकसान ये रहा है कि कुछ स्टेट्स में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा 55-45 के रेशियो से या 60-40 की रेशियो से कह लो, तो ऐसे केस में उस स्टेट को फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगता है। साल 1988 के बाद से कुछ 20 स्टेट्स ऐसी रही हैं जो हमेशा एक ही पार्टी को वोट करती आई हैं। इस नक्शे पर आप देख सकते हो जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट वाली स्टेट्स हैं वो ब्लू कलर से दर्शाई गई हैं क्योंकि ये स्टेट्स जनरली ऑलमोस्ट ऑलवेज डेमोक्रेट पार्टी के लिए वोट करती हैं। अमेरिका के बीच वाली जो स्टेट्स हैं वो रेड कलर में दर्शाई गई हैं क्योंकि ये यूजुअली ऑलमोस्ट ऑलवेज रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट करती हैं। 7 स्टेट्स ऐसी हैं 1988 के बाद से जिन्होंने हमेशा डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए वोट किया है और 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए वोट दिया है। इन सभी स्टेट्स को सेफ स्टेट्स कंसीडर किया जाता है। बची कुछ गिनती की स्टेट्स जहां एक्चुअली में कंपटीशन टफ होता है और इन स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में स्विंग कर सकती हैं, बहुत छोटे वोट मार्जिन से सत्ता पलट सकती है। 2020 की इलेक्शंस में 7 स्टेट्स ऐसी थी जहां पर विनिंग मार्जिन 3% या उससे कम था। इन इलेक्शंस में इन्हीं स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स कंसीडर किया गया। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा। क्योंकि इन इलेक्शंस का रिजल्ट इन स्विंग स्टेट्स पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है तो दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स अपना ज्यादातर समय इन्हीं स्टेट्स में बिताते हैं। कैंपेनिंग के दौरान सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में इनका ज्यादातर आना जाना लगा रहता है और बाकी स्टेट्स को तो मानो ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दिया जाता है। ये मेरी राय में एक बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम का। कायदे से देखा जाए अगर आप एक सेफ स्टेट में रहते हो आपके वोट की ज्यादा कीमत नहीं है। आप किसी भी पार्टी के लिए वोट कर लो, आपकी स्टेट हमेशा इसी पार्टी को फेवर करेगी। और दूसरी तरफ कुछ चंद स्टेट्स में रहने वाले गिने चुने वोटर्स की वोट की कीमत इतनी ज्यादा है कि उन्हीं के ही वोट्स इलेक्शंस का रिजल्ट तय करेंगे। और यहां सेफ स्टेट्स की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इंटरनेट पर अपनी प्राइवेसी को सेफ रखना चाहते हो तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर NordVPN आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। जब भी आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस डेटा का इस्तेमाल करके आपका एक प्रोफाइल बनता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है टारगेटेड एड्स आपको दिखाने के लिए। इस ऑनलाइन ट्रैकिंग को रोकने का एक बढ़िया तरीका है एक VPN का इस्तेमाल करना। NordVPN के जरिए आप अपने IP एड्रेस को स्पूफ कर सकते हैं जिससे कि आपको ऑनलाइन ट्रेस कर पाना मुश्किल हो जाता है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज्यादा सिक्योर रहती है। इसके अलावा ट्रैवलिंग करते वक्त भी ये काफी यूजफुल होता है। अगर किसी देश में कोई वेबसाइट ब्लॉक्ड है तो IP एड्रेस स्पूफ करने से अपनी कंट्री बदली जा सकती है और कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास किया जा सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस लिंक को यूज कीजिए nordvpn.com/dhruv। आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा इनके 2 साल के प्लान पर प्लस 4 एडिशनल महीने फ्री। ये एक रिस्क फ्री चीज है क्योंकि NordVPN की एक 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। तो nordvpn.com/dhruv पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब अपनी अभी की इलेक्शंस पर वापस आते हैं। चुनाव से एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को स्विंग स्टेट्स में 1.8% के मार्जिन से आगे दिखाया जा रहा था कमला हैरिस के कंपैरिजन में, जबकि अक्टूबर में जो रॉयटर्स का पोल आया था उसमें दिखा था कि कमला हैरिस पूरे देश भर में 1% वोट शेयर से आगे है। इस सब को देखकर एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जो मुकाबला है ये बहुत क्लोज होने वाला है, लेकिन एंड में मुकाबला इतना भी क्लोज नहीं था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सारी सातों की सातों स्विंग स्टेट्स को इस इलेक्शन में जीत लिया। अच्छा, इलेक्शन जीतने के बाद अब प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। अब आगे जाकर मिड दिसंबर में सभी इलेक्टर्स जाकर वोट करेंगे अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अर्ली जनवरी में इन वोट्स को पार्लियामेंट में भेजा जाएगा काउंटिंग के लिए। अमेरिका में पार्लियामेंट को वैसे कांग्रेस कहते हैं, तो यूएस कांग्रेस में इन वोट्स को भेजा जाएगा काउंटिंग के लिए। और काउंटिंग करने का काम करेंगे हाउस और सेनेट के मेंबर्स। और ये 20 जनवरी को होगा कि ऑफिशियली नए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। हमेशा ही ऐसा होता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। अगर आपको याद हो, काउंटिंग के दौरान पिछली बार बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 6 जनवरी 2021 को, जब कांग्रेस के अंदर इन इलेक्टर्स के वोट्स की काउंटिंग चलने लग रही थी। करीब 2000 ट्रंप सपोर्टर्स गुस्से में आए, घुस जाते हैं इस कैपिटल बिल्डिंग के अंदर। जबरदस्त तोड़फोड़ करी जाती है डोनाल्ड ट्रंप के इन सपोर्टर्स के द्वारा। कई सारे पुलिस अफसरों को भी असॉल्ट किया जाता है।
इस दिन को अमेरिकन डेमोक्रेसी पर धब्बे की तरह देखा गया था, लेकिन हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप से इस दिन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये इस दिन को अ डे ऑफ लव कंसिडर करते हैं। फॉर्चुनेटली उम्मीद करते हैं दोबारा जनवरी के महीने में ऐसे दंगे नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अगला सवाल यहाँ पर ये उठता है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना क्या इंपैक्ट डालेगा इंडिया पर और बाकी दुनिया पर। सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज तो ये होगी देखना कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या सजा सुनाई जाती है। कुछ टाइम पहले अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले कॉन्विक्ट होने वाले प्रेसिडेंट बन गए थे। इसकी बात मैंने इस वीडियो में करी थी कि एग्जैक्टली क्या कोर्ट केस चल रहा था इनके ऊपर। मई 2024 में इसकी जजमेंट आई थी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को गिल्टी पाया गया 34 अलग अलग फेलिनी काउंट्स पर। फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स का ये क्राइम था जो हश मनी वाला केस है, डिटेल में इस वीडियो में देख सकते हो। ओरिजिनली इस केस में सजा सुनाई जानी थी सितंबर के महीने में कि डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली क्या सजा मिलेगी, क्या वो जेल जाएंगे या नहीं। लेकिन जब सितंबर में हियरिंग की डेट आई तो जज ने कहा कि हम इलेक्शन के बाद इसे देखेंगे। 26 नवंबर की अब डेट दी गई है जिस दिन ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी। तो ये अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एक्चुअली में क्या जेल दी जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप को। अगर हाँ तो क्या उनके पास ताकत है खुद को माफ करने की प्रेसिडेंट बनकर, और अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उनकी खुद की रेपुटेशन पर और अमेरिका एज अ कंट्री की रेपुटेशन। दूसरी दिलचस्प बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का इस बार इंडिया से एक कनेक्ट था। कमला हैरिस की मां तमिलनाडु से थी और ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है जेडी वैंस, उनकी पत्नी उषा वैंस का परिवार आंध्र प्रदेश से है। कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा मुद्दा रहा था इलीगल इमिग्रेशन का। उनका वादा है कि वो इलीगल इमिग्रेशन पर रोक लगाएंगे। उनका कहना है कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई थी अमेरिका में। On day one, I will launch the largest deportation program in American history. पिछले साल ही करीब 1100 इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया में वापस भेजा गया। ये लोग अक्सर डंकी का रास्ता अपनाकर अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। डंकी की डिटेल में बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी, लेकिन अगर बात लीगल इमिग्रेशन की भी करी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप उसके भी ज्यादा फेवर में नहीं है। 2016 से लेकर 2020 तक जब ट्रंप प्रेसिडेंट रहे थे तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे कदम उठाए थे जिससे यूएस कंपनीज के लिए H-1B वीजाज लेना मुश्किल हो गया था। ये एम्प्लॉयज के लिए 3 साल का टेम्पररी वर्क वीजा होता है जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे स्किल्ड इंडियन वर्कर्स इसी वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं। इनफैक्ट अगर आप 2023 का डेटा देखोगे तो टोटल सारे H-1B अप्रूवल्स में से 72.3% अप्रूवल्स सिर्फ इंडियंस के थे। ट्रंप की पिछली सरकार में यही वीजा रिजेक्शन रेट बड़ी तेजी से बढ़ा था। इस रिपोर्ट को देखिए, 2016 में H-1B एप्लीकेशंस का रिजेक्शन रेट 6% पर था और 2018 में ये 24% पर चला गया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बारी एप्लीकेशन कॉस्ट भी बढ़ा दी थी और पूरे ही प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बड़े ओपन रहे हैं। उन्होंने H-1B को अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी के लिए एक थेफ्ट कहा। अगर अमेरिकी नागरिक और परमानेंट रेजिडेंट्स अपने परिवार के सदस्य को अमेरिका लाना चाहते हैं तो फैमिली रीयूनिफिकेशन का समय भी ट्रंप के तहत लंबा हो सकता है। कमला हैरिस की प्रॉमिस इसकी उल्टी थी। उन्होंने लीगल इमिग्रेशन को सिंप्लीफाई करने की बात करी थी और फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए रिफॉर्म्स लाने की भी बात कर रही थी। अब तो यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि नई ट्रंप सरकार के अंडर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप जो बच्चों को मिलती थी अब वो भी नहीं मिलेगी। अगला बड़ा मुद्दा है इकोनॉमी और इन्फ्लेशन का, जो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के दौरान सबसे पॉपुलर मुद्दा रहा। उन्होंने वादा किया है कि वो इन्फ्लेशन कम करेंगे। With your vote tomorrow, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country. लेकिन साथ ही साथ इंडिया द्वारा अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर लगाए जा रहे हाई टैरिफ्स के खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने खुले तौर पर भारत से हार्ली डेविडसन बाइक्स पर टैरिफ्स कम करने के लिए कहा था। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी सपोर्टर्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अमेरिका फर्स्ट स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें वो उन देशों पर पेनल्टी लगा सकते हैं जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर हाई टैक्सेस लगाते हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी को ज्यादा क्लियर कट नहीं बताया था, लेकिन जो बाइडेन की सरकार के दौरान इंडिया और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड थी वो काफी बढ़ी थी और ये चीज इंडिया के फेवर में रही थी। एक्चुअली में ट्रेड के पर्सपेक्टिव से चीजें इंडिया के फेवर में हो, इसका मतलब है कि हम अमेरिका में अपना ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करें और अपने देश में कम अमेरिकन चीजें इंपोर्ट करें। और पिछले 4 सालों में यही चीज हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2024 के बीच में इंडिया ने जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स किए अमेरिका को, उनमें 46% इंक्रीज दिखा, $77.5 बिलियन तक पहुंच गए। और जो इंडिया ने इंपोर्ट्स किए अमेरिका से, उनमें 17.9% का इंक्रीज दिखा, $42.2 बिलियन तक पहुंच गए। पिछले 3 सालों में ट्रेड डेफिसिट भारत के पक्ष में $13.3 बिलियन से बढ़कर $25.9 बिलियन हो गया।
पिछली ट्रम्प सरकार ने साल 2018 में स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ्स लगाए थे। टैरिफ्स वो टैक्सेस होते हैं जो इंपोर्ट करने वाला देश इंपोर्टेड गुड्स पर लगाता है। इन टैरिफ्स की वजह से भारत के इन दोनों सेक्टर्स पर काफी नुकसान हुआ था। स्टील सेक्टर को लगभग 240 मिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ था। इस टैरिफ डिस्प्यूट को साल 2023 में सुलझाया गया जब जो बाइडेन की सरकार थी और ट्रम्प शासन में लगाए गए स्टील टैरिफ्स में से 70% और एल्यूमिनियम टैरिफ्स में से 80% को हटाने पर सहमति जताई थी जो बाइडेन की सरकार ने। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से ऐसा करेंगे? ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान कहा है कि वो सभी इंपोर्ट्स पर 20% का टैरिफ लगाना चाहते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, टेक्नोलॉजी हो या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो। कमला हैरिस का एस्टिमेट था कि इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिकन सिटीजन्स को $4000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं हर साल। मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि अमेरिकन आम जनता के लिए क्या ज्यादा अच्छा है, लेकिन कमला हैरिस ने अपने प्लान्स में बताया था कि वो डेफिसिट्स का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे खर्च करेंगी हाउसिंग पर, हेल्थ केयर सपोर्ट पर, चाइल्ड केयर और एजुकेशन पर। कमला हैरिस ने बड़ी बड़ी $multi-billion कंपनीज पर टैक्स बढ़ाने की भी बात करी थी। उनका प्लान था कि वो 21% से टैक्स बढ़ाकर 28% तक टैक्स ले जाएंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वादा बिल्कुल उल्टा था। वो एक्चुअली में कॉर्पोरेट टैक्स कम करना चाहते हैं, 21% से घटाकर 15% पर करना चाहते हैं। I'm not raising your taxes. I'm raising all of these countries in Asia and all over the world. लेकिन सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों दुनिया भर पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में। पिछली ट्रंप सरकार के दौरान अमेरिका इकलौता देश बन गया था पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने वाला। इन्होंने कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के लिए एमिशन और पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को भी ढीला कर दिया था। इस बारी डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी है ऑयल और नेचुरल गैस प्रोजेक्ट्स के आसपास रेड टेप को हटाने की। एक बार फिर से अपने आप को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकालने की बात करी है। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने 2019 में प्रोग्रेसिव ग्रीन न्यू डील का समर्थन किया था, जो एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फ्रेमवर्क था। इसका लक्ष्य था कि 10 सालों में अमेरिकन एनर्जी ग्रिड को पूरी तरीके से रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि विंड, सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट किया जाए। वो अलग बात है कि कमला हैरिस की भी हिपोक्रेसी बाद में सामने आई थी जब उन्होंने फ्रैकिंग पर बैन लगाने के अपने दावे को वापस ले लिया था। एक समय पे वो पोल्यूशन फैलाने वाली ऑयल कंपनीज को प्रोसिक्यूट करने की बात करती थी, लेकिन फिर अमेरिका में रिकॉर्ड ऑयल प्रोडक्शन की तारीफ करते हुए भी नजर आती थी। इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि पूरे प्लेनेट के लिए और पर्यावरण के लिए कौन सा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ज्यादा हानिकारक था। लेकिन एक बात साफ है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का यही एटीट्यूड आगे चलता रहा तो अमेरिका द्वारा फैलाए जा रहे पोल्यूशन और कार्बन एमिशंस का नुकसान पूरी दुनिया को सहना पड़ेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों यहाँ पर? डोनाल्ड ट्रंप का क्या असर पड़ेगा बाकी दुनिया पर अगले 4 सालों में? नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। शायद सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम का यही है कि अमेरिका में एक डुओपोली बन गई है। इन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली है कि किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सामने आ पाना, उभर कर आ पाना नामुमकिन सा बन गया है। और ये मेरी राय में एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक चीज है। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो अब यहाँ क्लिक करके डोनाल्ड ट्रंप के केस वाला वीडियो देख सकते हो। एग्जैक्टली क्या क्राइम था ट्रंप का जिसकी वजह से उन्हें कॉन्विक्ट किया गया। बहुत बहुत थैंक यू धारू, थैंक यू। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अगर तो अब रहता नहीं, क्योंकि मोस्टली ट्रम्प 99.95% कह सकते हैं कि आप ट्रम्प नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। और जो कि उनके इरादे हैं टैक्सेस के हवाले से, इनलीगल इमिग्रेंट के हवाले से, H-1B वीज़े के हवाले से, किसी भी देखें तो आप मीन्स के ये समझ सकते हैं कि अमेरिका अपने आप को बहुत सेव करने जा रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं इनलीगल इमिग्रेंट्स को कोई भी कंट्री जल्दी नहीं लेती। तो फिर आप ट्रम्प के तो अब इस चीज़ से वाकिफ़ ही होंगे। तो मेरे लिहाज से आई थिंक कि वो इंडियंस को फिर सफ़र करना पड़ेगा इस मसले से, कि वो निकाल देंगे काफ़ी ज़्यादा इंडियंस को। और दूसरी बात मगर ये भी देखने वाली होगी कि ये 26 नवंबर को जो इसका केस चल रहा है, जिसका
फैसला आएगा 26 नवंबर को। इसको सज़ा मिलती है कि प्रेसिडेंट होने के नाते ये सज़ा नहीं मिलती इसको, क्योंकि ये इंडियंस के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है 26 नवंबर। और आई थिंक कि इसके अलावा बाकी मोस्टली अमेरिकन सिटीजन्स के लिए तो आई थिंक ट्रम्प कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन सिटीजन्स को खुश करे, उनके लिए जितने से जितनी हो चीज़ें, उनके लिए जितना भी हो, उनका रेवेन्यू बढ़े, तो मे भी मेरे लिहाज से। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंजेस का जितना मसला आ सकता है, और दूसरा इंडियंस के ऊपर जो टैक्सेस की भरपार करने जा रहा है ट्रम्प, इसके हवाले से मेरे हिसाब से बहुत बड़ा खतरा है इंडिया के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करते हैं। और अगर तो आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, like, comment and share also guys. So thank you for watching my video.